हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट पॉड 7 इंग्लिश का वीकली टॉक जिसे आप कह सकते हैं। हर वीक इस सेशन में फातिमा मैम हमेशा कुछ वोकैबुलरी, कुछ ग्रामर, स्टूडेंट्स के डाउट्स, स्टार परफॉर्मर्स और थोड़ा सा मोटिवेशन का डोज लेकर आती हैं। तो इस क्वेस्ट पॉड 7 में आज ये काफी स्पेशल सेशन है। स्पेशल सेशन क्यों मैम? क्योंकि बेसिकली 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे नहीं होता है। 1 अप्रैल को आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और जो फाइनली ऑफिशियली बैंकिंग का ईयर एंड ऑफ रिजल्ट्स भी कहा जाता है। इसीलिए इस क्वेस्ट पॉड 7 में इस साल के बैंकिंग एग्जाम्स, इस साल के बैंकिंग रिजल्ट्स, इंग्लिश का इंपैक्ट, ये सारा डिस्कस किया जाएगा। तो बेसिकली जैसे 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और 1 अप्रैल को नया साल शुरू होता है, वैसे ही 1 अप्रैल को बैंकिंग एस्पिरेंट्स का एग्जामिनेशन ईयर एंड होता है और 2 अप्रैल से उनका नया साल शुरू होता है फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग नोटिफिकेशंस। Clear? So let's start with this quest pod 7. First April 2021 को कुछ चेहरे स्माइल से सजे हुए थे बिकॉज उनका क्लर्क का रिजल्ट आ गया, पीओ का आ गया, किसी का आरआरबी पीओ का आ गया, किसी का एसबीआई पीओ का आ गया। तो बेसिकली 1 अप्रैल ये जो डेट होती है दैट मार्क्स द ऑफिशियल एंड फॉर दी बैंकिंग एस्पिरेंट्स कि इस साल के रिजल्ट्स आ गए, इस साल पता चल गया कि हमारे क्या लेवल है, हमारे क्या अचीवमेंट्स है। बहुत सारे डिप्रेस्ड हार्ट्स थे कि मैम 0.5 से रह गया, 4 मार्क्स से रह गया, 3 मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से रह गया। सो ईयर एंड 1 अप्रैल जैसे ही हुआ तो कुछ बच्चों को पता चल गया कि उन्होंने बैंकिंग में ये चीज हासिल कर ली जो उनके लक्ष्य थे और कुछ बच्चे नहीं कर पाए। सो स्टूडेंट्स, जो बच्चे नहीं कर पाए उनके ही लिए आज मेरा पूरा सेशन डेडिकेटेड है। नेक्स्ट, इंग्लिश द सेवियर या इंग्लिश द कल्प्रिट। 1 अप्रैल को कंटिन्यूअस मैसेजेस कॉल, 2 अप्रैल को भी चालू थे मैसेजेस कॉल्स कि मैम सिर्फ इंग्लिश की वजह से रिजल्ट गया और कई मैसेजेस ऐसे भी थे कि मैम सिर्फ इंग्लिश ने रिजल्ट दिलाया। तो इंग्लिश आपका सेवियर है या इंग्लिश आपका कल्प्रिट है? वही कारण है जो आपका रिजल्ट नहीं लाया है या वही कारण है जिसने आपका रिजल्ट लाया है? ये सब डिपेंड करता है बच्चा कि आपने इंग्लिश के साथ क्या किया। अगर आपने इंग्लिश को न्याय दिया, आपने इंग्लिश के साथ जस्टिस किया, आपने इंग्लिश को जितना रिक्वायर्ड टाइम था उतना दिया कंसिस्टेंटली, तो इंग्लिश आपका सेवियर है, वो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में बचाएगा। बट अगर आपने इंग्लिश को कैजुअल लिया, प्री निकलते ही जीके की तरफ ध्यान दिया, इंग्लिश को सेकेंडरी कर दिया, तो इंग्लिश आपका कल्प्रिट बनेगा। और ऐसे कई बच्चों के आज स्कोर कार्ड्स में डिस्प्ले करूंगी, ऐसे कई बच्चों के मैसेजेस में डिस्प्ले करूंगी अपने क्वेस्ट पॉड में जो ये बताता है कि मैम सिर्फ इंग्लिश की वजह से रिजल्ट गया, ओवरऑल कट ऑफ बहुत अच्छा है मैम, इंग्लिश का ही कट ऑफ नहीं निकला। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ इंग्लिश की वजह से जिनका रिजल्ट गया है, ऐसे भी बच्चे हैं। तो जब मैंने उनसे सवाल किया कि भाई तुमने इंग्लिश के लिए क्या किया बताओ, मैम रीडिंग करते थे और क्विज देते थे, ठीक, बट कौन सा एग्जाम नहीं निकला बच्चा आपका? मैम मेंस नहीं निकला। मैं अब तक, मुझे लगता है मेरे जितने भी लाइव सेशंस आपने देखे होंगे, जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस देखे होंगे, सब में मैं बोल बोल के थक गई, आरसी नहीं तो मेंस नहीं, आरसी नहीं तो मेंस नहीं। आरसी की प्रैक्टिस की ही नहीं, मेंस कहां से निकलेगा? क्लियर? एंड व्हाट नेक्स्ट? ज्योति है, सीमा है, महेश है कि मैम अब क्या करें, साल खत्म हो गया, अगला साल में एंट्री हो चुकी है, नोटिफिकेशंस आने के चांसेस हैं और एक नया कैलेंडर ईयर शुरू हो गया है आईबीपीएस या बैंकिंग एग्जाम्स का, अब हम क्या करें? उनके लिए भी आज बहुत सारे क्वेश्चंस के उनके आंसर्स उनको मिलते जाएंगे वन बाय वन। व्हाट नेक्स्ट ऑल्सो? ओके, स्टार परफॉर्मर्स में मैंने आज 3 नाम लिए हैं। वी हैव अभय, वी हैव अक्षदा, वी हैव प्रज्वल। अभय चौहान का तो मैं कहूंगी कि इस बच्चे ने धूम मचाई है इस साल, मतलब ये पूरा ईयर, ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स का जो पूरा ईयर था, इसमें अभय के रिजल्ट सच में तारीफ के लायक हैं। एंड वेरी सून अभय विल बी कमिंग फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ क्रॉनिकल्स ऑफ ट्रायम्फ एज ही हैज प्रॉमिस्ड मी।
अक्षदा को मैम आपने कैपिटल लेटर्स में क्यों लिखा? ये बच्ची का कल आईबीपीएस पीओ के रिजल्ट्स, मतलब 2 दिन पहले आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आया एंड शी हैज बीन सिलेक्टेड एज अ पीओ फॉर यूको बैंक। अक्षदा को बड़े बड़े अक्षरों में लिखने का कारण यह है कि मुझे आज भी याद है अक्षदा का आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था। इंटरव्यू के 3, 4, 5 दिन पहले, या मैं कह सकती हूं मॉक इंटरव्यूज के 2 दिन पहले इसको सलाइन चढ़ाई जा रही थी। बच्चे की तबीयत इतनी खराब थी अक्षदा की, but still she went for the interview, she gave her best shot and finally she made it. So अक्षदा, इसीलिए तुम्हारा नाम इतने कैपिटल लेटर्स, इतने बोल्ड लेटर्स में आज कंग्रेचुलेट करने के लिए दिया है मैंने, लिखा है मैंने, और बहुत जल्द तुम भी क्रॉनिकल्स ऑफ ट्रायम्फ में आ रही हो। नेक्स्ट, प्रज्वल बंसोड़। प्रज्वल का कोई मैसेज है जो मैं आपको यहां डिस्प्ले करना चाहूंगी, जो वैभव सर डिस्प्ले करेंगे टेलीग्राम चैनल का जो स्क्रीनशॉट है, कि प्रज्वल ने कहा है कि मैम आप हर स्टूडेंट को बच्चा बोलती हो। मैं समझ सकता हूं कि इतने बच्चों के नाम याद रखना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैम, आज मैं अपना नाम खुल के बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा प्रज्वल तुमने सच में अपना नाम बनाया है। सो प्रज्वल का भी मैसेज है टेलीग्राम का जो वैभव सर डिस्प्ले करेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा नाम बनाओ कि तुम आउटशाइन करो। स्टूडेंट तो हर टीचर को याद रखता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कुछ ही ऐसे टीचर्स होते हैं जो उसको हमेशा याद रहते हैं, लेकिन टीचर्स की जिंदगी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के नाम होते हैं वो कभी नहीं भूलते। वैसा नाम बनाने की कोशिश करो जैसे प्रज्वल ने बनाया है। क्लियर? ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ। स्टूडेंट्स के डाउट्स। ओके, तो जैसे मैंने कहा था, महेश है, सीमा है, ज्योति है, मैंने उन सबको कहा कि प्लीज क्वेस्ट स्पॉट 7 देखना। मैम, इस साल का कैलेंडर एंड 1 अप्रैल हुई, आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आया, आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आया, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए कैलेंडर क्लोज हो गया, किताबें बंद हो गई। 2 अप्रैल से नई किताब। अब क्या करें? सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज, सक्सेस चेहरे पे दिखता है। सक्सेस चेहरे पे दिखता है, तुम्हारी मुस्कुराहट में दिखता है, तुम्हारी आंखों की चमक में दिखता है। फेलियर को देख नहीं सकते कोई, क्योंकि वो डायरेक्टली ना दिल पे चुभता है। सबसे पहली चीज, तुम गिर गए हो, तुम फेल हो गए हो, उन बच्चों का जिनका रिजल्ट इस साल नहीं आया, कितने भी मार्क्स से गया हो, 5 मार्क, 10 मार्क, प्री नहीं निकली, मेंस नहीं निकली, इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, कितने भी मार्क्स से रिजल्ट गया हो, आपके सामने 2 ही ऑप्शंस हैं। मुझे पूरा अप्रैल अफसोस मनाना है, हाँ मेरा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, मुझे देवदास बन के रहना है, या मुझे उठ खड़ा होना है दोबारा से। सोच भी तुम्हारे सामने 2 है। अरे यार, मेरा 0.5 से चला गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, 0.1 मार्क से चला गया, 0.33 से चला गया, या अरे यार मैं बहुत क्लोज हूं, बहुत क्लोज हूं, हार्डली 0.25 का डिफरेंस है, एक अच्छा शॉट दूंगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करूंगा और कर दिखाऊंगा नेक्स्ट ईयर। तुम क्या सोचते हो वो डिफाइन करेगा तुम्हारा सक्सेस। What you think about yourself will define where you will take yourself in future. तुम अपने बारे में सोचते हो, तुम अगर सेल्फ पिटी का शिकार हो कि नहीं किस्मत खराब है, 2 मार्क्स से रह जाता है, 5 मार्क्स से रह जाता है, या तुम अपने आप को मोटिवेट करते हो कि अरे सिर्फ 2 ही मार्क्स से तो रह गया, अगली बार देखना 20 नंबर ऊपर लाके दिखाऊंगा। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? तुम अपने ऊपर दया करते हो या तुम अपने आप को मोटिवेट करते हो? वो डिफाइन करेगा कि तुम्हारा अगला कैलेंडर ईयर आईबीपीएस का कैसे जाएगा। अफसोस करोगे खुद पे, सेल्फ पिटी करोगे स्टूडेंट्स, तो अगला कैलेंडर ईयर भी रोते धोते ही निकालोगे। खुद को मोटिवेट करोगे, खुद को हिम्मत दोगे, तो अगला कैलेंडर ईयर 1 नहीं 4 रिजल्ट्स लाके दिखाओगे। मैडम, आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट 0.25 से चला गया और रोता हुआ इमोटिकॉन है, ठीक है ना, एक रिजल्ट आईबीपीएस क्लर्क का गया तो ऊपर वाले ने पूरा 1 साल दिया है। अरे एक रिजल्ट से क्या खुश होता है? हिम्मत है तो 4 लाके दिखाओ, 5 रिजल्ट्स लाके दिखाओ। जब पूरा साल ही देना है तो 1 रिजल्ट क्यों कि बैंक मुझे चुने? इतना रिजल्ट अच्छा लाओ, ऐसी मेहनत करो कि हिम्मत रखो कि मैं बैंक को चुनूं। 5 रिजल्ट्स आए हैं पूनम बेलकर के, अब वो चुन रही है कि मुझे कहां ज्वाइन करना है, ईपीएफओ ज्वाइन करना है, आरबीआई ज्वाइन करना है, आईबीपीएस क्लर्क करना है, आरआरबीपीओ का मेंस देना है। शी इज मेकिंग द चॉइस नाउ, द बॉल शुड बी इन योर कोर्ट। अपने आप का लेवल, अपना मेहनत का लेवल ऐसे बढ़ाओ कि तुम डिसाइड करो कि तुमको कहां ज्वाइनिंग चाहिए। क्लियर?
सो व्हाट नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जिनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, आपके हाथ में 2 ऑप्शंस हैं। अच्छे से एक बार पूरा रो लो, अफसोस मना लो, और एक बार जब उठ खड़े हो ना तो फिर बीच में पीछे नहीं जाना, फिर बाद में वापस नहीं जाना। एक बार अच्छे से रो लो, इतने से रह गया, इतने से रह गया, फिर एक बार जब उठ खड़े हो जाओ ना, उन चीज से निकल जाओ ना, तो फिर फोकस करना है। सेकंड, ये मत सोचो कि यार 0.25 से गया, यार सिर्फ इंग्लिश की वजह से गया। अब ये सोचो कि अगर 1 साल का मौका मिला है ना, तो 5 के नीचे रिजल्ट्स नहीं चलेंगे, 5 रिजल्ट्स तो लाके रहूंगा। दिस एटीट्यूड, क्लियर? एंड यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जिन बच्चों का रिजल्ट 3 मार्क्स से गया है, 4 मार्क्स से गया है, 5 मार्क्स से गया है, आपको स्क्रैच से शुरू करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस से 0 से शुरू करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा एक लेवल बन चुका है, तुम ऑलरेडी रेस में आगे निकल गए हो, बस अब जहां निकले हो वहां से दौड़ थोड़ी तेज करनी है हमको। इसका मतलब मैम रीडिंग की आदत है, आरसी की प्रैक्टिस शुरू करो, मेंस निकलेगा। मैम ग्रामर गलत होता है, स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वहां पे ग्रामर में स्कोर बढ़ेगा। वोकैबुलरी क्विज को कंटिन्यूअसली चालू रखो, मेंस में और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में इसका फायदा होगा। तो जहां रुके हो वहीं से शुरू करना है, 0 से नहीं शुरू करना है हमको, ठीक है? नेक्स्ट, पैराजंबल की पीडीएफ मुझे बहुत सारे बच्चों ने मांगी है, तो मैंने उनके लिए कहा कि स्टूडेंट्स पैराजंबल का जो मटेरियल है वो smartkida.com पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है और बहुत अच्छा है। सो प्लीज रेफर smartkida.com फॉर योर पैराजंबल। क्लियर? नेक्स्ट, ऋषि के डाउट्स। ऋषि के डाउट्स कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, तो मैंने कहा ऋषि मैं तुम्हारे डाउट्स ले रही हूं। सो आई एम गोइंग टू रीड द डाउट्स दैट ही हैज सेंट मी ऑन टेलीग्राम चैनल। ओके, हेलो मैम, आई हैव सम डाउट्स रिगार्डिंग इंग्लिश। ज्यादा थे, मैंने कहा क्योंकि मैं ऋषि के डाउट्स सबके सामने क्यों ले रही हूँ, हो सकता है यही डाउट्स दूसरे बच्चों के भी हो, बट जो पूछ नहीं पाते, जो मुझ तक कनेक्ट नहीं हो पाते, सो इसीलिए मैं कुछ डाउट्स को पब्लिकली लेती हूँ या ओपनली लेती हूँ, ताकि दूसरे बच्चों को भी उस चीज का बेनिफिट मिल सके, ठीक है? नेक्स्ट, आरसी मैम, in this section I managed to solve all grammar and indirect questions, but while moving ahead in passage I forget data and keywords given in it. I tried writing them down but it is too time consuming that I miss out other easy questions. आरसी में ऋषि का डाउट है कि मैम जब आगे पढ़ता हूं तो पीछे का भूल जाता हूं। पहला, जब आपने कहा कि पॉइंट्स नोट डाउन करो, पॉइंट्स नोट डाउन करता हूं तो इजी क्वेश्चंस रह जाते हैं, स्पीड नहीं आती। ऋषि, सबसे पहला पॉइंट, आरसी पढ़ते समय, आरसी जब आप एग्जाम में नहीं प्रैक्टिस में कर रहे हो तो पढ़ते पढ़ते लिखने की आदत डालो, फर्स्ट। सेकंड, एग्जाम में जब आरसी सॉल्व करोगे तो उसको स्ट्रेटेजाइज करो, उसकी रणनीति बनाओ। जैसे कि मैम एग्जाम में 3 मिनट बचे हैं और पूरा आरसी बाकी है, तो दिमाग लड़ाओ। 3 मिनट में पैसेज पढ़ना अक्लमंदी नहीं है, 3 मिनट में ऐसे क्वेश्चंस उठाओ जो डायरेक्ट है, क्वेश्चंस पढ़ो और आरसी में से उसके आंसर्स टिक करो, ये स्ट्रैटेजी करेक्ट रहेगी। सेकंड, आरसी के लिए एग्जाम में लिखना नहीं होता है। जनरली बैंकिंग में अभी जो आरसीज आ रहे हैं वो लेंदी नहीं आ रहे हैं, स्मॉल पैसेजेस, नॉट मोर देन 3 और 4 पैराग्राफ्स, दैट टू ईच पैराग्राफ ऑफ 3 to 4 लाइंस। यानी आरसी जो आ रहा है वो 16 से 17 लाइन का ही आ रहा है एग्जाम्स में, बट क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से इनडायरेक्ट आ रहे हैं। इसीलिए ऋषि, मैं आपसे कहूंगी कि आप जो भी आरसी पढ़े प्लीज उसको पढ़ते पढ़ते लिखने की आदत डालो। मैम फिर स्पीड कैसे आएगी? स्पीड कभी भी प्रैक्टिस से आती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, स्पीड कभी भी प्रैक्टिस से आती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा स्पीड आएगी। क्लियर ऋषि? ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ही हैज टू आस्क. The next question is parajumble. I never marked all 5 questions correct till now in any mock. Parajumble एक अकेला ऐसा इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसको रीडिंग और वोकैबुलरी थोड़ा सा कम प्रभावित करते हैं कंपेयर टू प्रैक्टिस। यानी पैराजंबल की एक्यूरेसी विद प्रैक्टिस आती है, रीडिंग और वोकैबुलरी से नहीं आती है। इसीलिए स्टूडेंट्स पैराजंबल के जो शॉर्टकट्स हैं, पैराजंबल के जो मैंने सेशंस लिए हैं यूट्यूब लाइव, उसमें पैराजंबल के ट्रिक्स दिए हैं, वो ट्रिक्स आप एक बार बाय हार्ट लर्न करो और कम से कम दिन में से 3 पैराजंबल डेली प्रैक्टिस करिए। कहां से मैम? स्मार्ट कीड़ा, अड्डा 24/7, बैंकर्स अड्डा, these are the ideal websites for solving parajumbles daily. मैम पहले दिन सॉल्व किया 3 गलत, ठीक है मैम, तीसरे दिन सॉल्व किया तीनों के तीनों गलत। नीलेश कटोले बोल के एक बच्चा है जिसने 10 से 11 दिन पैराजंबल लगातार सॉल्व किया, पूरे रॉन्ग,
लेकिन 12वें और 13वें दिन से उसके पैरा जंबल्स करेक्ट आना शुरू हुए। और आज नीलेश का ऐसा हाल है कि पैरा जंबल उसके हमेशा करेक्ट आते हैं क्योंकि उसने पैरा जंबल की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। एसबीआई असिस्टेंट का एग्जाम प्री का पैरा जंबल के बिना अधूरा है। कम से कम 3 पैरा जंबल डेली प्रैक्टिस करने हैं, गलत तो गलत फिर भी करना है, ठीक है। Where can I find very important quality idioms and phrases? देखिए idioms and phrases के बहुत सारे sources हैं वेबसाइट पे अवेलेबल, बट कुछ किताबें ऐसी है जो मेरी फेवरेट हैं और जिसमें बहुत relevant idioms और phrases दिए हैं, जैसे नीतू सिंह की Plinth to Paramount है। Then you can also refer certain books या कुछ इनफैक्ट मेरे जो मैंने नोट्स लिए हैं जिसमें 100 idioms और मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 150-200 फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं, उतने भी आपने अच्छे से किए तो चलेगा। एंड अदर देन दैट प्ले स्टोर पे जाके अगर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक ऐप होता है, वो ऐप डाउनलोड करके अगर आप उसको खेलोगे तब भी चलेगा। हिंदू वोकैबुलरी का एक ऐप है, उसमें भी सफिशिएंट करंट अपडेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। इवन इफ यू डू दैट, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। Next, ma'am, I have a habit of marking all 30 questions in pre and 14 mains. I never read grammar and still I get 90+ percentile almost every time by making so. Is this a good habit or bad? देखो, सबसे पहले ऋषि, हर किसी की रणनीति अलग होती है, स्ट्रैटेजी अलग होती है। अब अगर तुम 30 क्वेश्चंस के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 90 परसेंटाइल ला सकते हो, इसका मतलब तुमको ये रणनीति जम गई, तुमको ये स्ट्रैटेजी जम गई। अब तुम इसमें कोई चेंज मत करना। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, स्पॉट दी एरर के लिए ग्रामर के रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। एरर कहां है, एरर कहां है जानने के लिए रीडिंग है, एरर क्या है जानने के लिए ग्रामर है। सो फॉर यू ऋषि, ये स्ट्रैटेजी तुमको जम गई है, तुम इसको चेंज मत करो। जो बच्चे लेकिन अभी नए हैं, जिनको लगता है कि मैम 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, उनके लिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि 30 क्वेश्चंस को पहले देखो। अब क्योंकि ऋषि तुम्हारी एक्यूरेसी ऑलरेडी 90 परसेंटाइल प्लस आ रही है, तो यू कैन गो अहेड विद दिस स्ट्रैटेजी। बट उन बच्चे जिनका 30 अटेम्प्ट करने के बाद 10 करेक्ट आ रहे हैं, उन बच्चों ने ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ही हैज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, how to be fluent in English like you, how to get ideas and flow of words while speaking so we can speak without any gap like we do in Hindi or Marathi. And ma'am, I have a small request, add me in interview group. Okay, तो मैं आपको इंटरव्यू ग्रुप में ऐड करूंगी। और इंग्लिश की स्पीच फ्लुएंसी या स्पीकिंग फ्लुएंसी कैसे आ सकती है, कभी भी याद रखो, मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल दिया था, वो बच्चे जो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, उनकी इतनी अच्छी ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट कैसे होता है, क्योंकि वो सुनते हैं। लिसनिंग विल इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, बट स्पीच को अच्छा करने के लिए 3 तरीके हैं। फर्स्ट, कभी भी घर में आधा घंटा, आपके रूम में, हॉस्टल के घर में आधा घंटा जोर से न्यूज़पेपर पढ़ो, इतनी जोर से कि आजू बाजू वालों को तुम्हारी आवाज आनी चाहिए, मतलब तुम्हें खुद अपनी आवाज सुनाई देनी चाहिए। जब तुम खुद अपनी आवाज सुनते हो, उस भाषा पे तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फर्स्ट, सो एटलीस्ट रीड हाफ एन आवर लाउडली any English stuff that you can, even without understanding will do. First. Second, listen as much as you can. हेडफोन लगा के कोई भी इंग्लिश की अच्छी स्पीच, इंग्लिश का अच्छा कॉन्वर्सेशन, इंग्लिश के अच्छे शोज आप देखें, नहीं तो एनडीटीवी इज वेरी गुड। ओके, लास्ट, जितना हो सकता है मिरर के सामने खड़े रह के कोई भी एक टॉपिक लो, लाइक माई फैमिली, माई मदर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड। स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश विथ रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक। भले ही 5 सेंटेंसेस बोलो, लेकिन बोलो। ओके, अच्छा, आपका थॉट प्रोसेस इंग्लिश में तब आता है जब आप इंग्लिश में लिखते हो। सो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, आपको लगता है मैम मैं बोल नहीं सकता मिरर के सामने, सो राइट अबाउट योर फैमिली, राइट अबाउट योर ब्रदर, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे टू डे, उसके बारे में लिखो। लिखने से भी पूरा थॉट प्रोसेस इंग्लिश में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योति 4 मार्क्स से मैम कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा ज्योति, एंड लिटरली आई रियली फील सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स जिनका 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क से रिजल्ट या 5 मार्क से रिजल्ट गया है। बट आपके लिए बहुत अच्छा मौका दिया है ऊपर वाले ने कि एक अगर रिजल्ट आ जाता ना, तो मैं अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेकर जाती जो मेरा 100% है। कई बच्चों के सवाल है, ज्योति का नहीं है, ऐसे कई बच्चों के सवाल है, मैम अब इतने से रिजल्ट रह गया, 3 साल से कर रहे, क्या बैंकिंग छोड़ दूं? बिल्कुल छोड़ दो। सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब देना। बैंकिंग अगर तुमको लगता है कि मुझे छोड़ना मैम, मुझसे नहीं हो रहा, बिल्कुल छोड़ दो। मेरे एक सवाल का जवाब दो।
इतना टाइम दिया है सिंसियरली, आपने इतना टाइम सिंसियरली दिया है, कंसिस्टेंटली दिया है, डेडिकेशन के साथ दिया है, तो बिल्कुल बैंकिंग छोड़ दो। हाँ मैम, मैंने 8 महीने रोज 8 घंटे पढ़ाई की है पूरे सिंसियरिटी के साथ, तो बैंकिंग छोड़ दो। अगर आपको लगता है नहीं मैम मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की है, इसका मतलब तुमने अभी भी अपना 100% नहीं दिया है। जब तुमने अपना 100% दे दिया, फिर तुम जीतो या हारो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तुमने अपना 100% दिया ही नहीं, तो तुम किस मुंह से जीत एक्सपेक्ट करते हो? एम आई करेक्ट? सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मार ले, फिर इंडिया जीते हारे वो सचिन की गलती नहीं है। लेकिन अगर सचिन 10 रन बना के आउट हो रहा है और सचिन बोल रहा है इंडिया जीतना चाहिए, किस मुंह से एक्सपेक्ट किया आपने कि इंडिया जीतेगी जब आपने अपना ही काम अच्छे से नहीं किया? सो ज्योति या ज्योति जैसे बहुत सारे बच्चे जो ये सवाल मुझसे टेलीग्राम पे बार बार कर रहे हैं कि मैम क्या हम बैंकिंग छोड़ दें, सिर्फ एक सवाल का जवाब मुझे दो, खुद को दो। 8 घंटे 8 महीने लगातार पढ़ाई की है, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई की है, छोड़ दो बैंकिंग नहीं हो रहा है तो। लेकिन अगर 8 महीने 8 घंटे लगातार पढ़ाई नहीं की है तो छोड़ना मतलब तुमने अपना 100% नहीं दिया, तुम पछताओगे। क्योंकि जब इंसान 100% दे के कोई चीज को छोड़ता है तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन जब इंसान 100% नहीं दे के कोई चीज को छोड़ता है तो सिर्फ पछतावा मिलता है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट, वर्डस्मिथ 2। आज की वर्डस्मिथ में टूल 2, इनफैक्ट वर्डस्मिथ में मैं लेने जा रही हूं केजो वर्ड्स, द सो कॉल्ड करण जौहर वर्ड्स। क्यों मैम, आप करण जौहर की फैन है? नो, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एट ऑल अ फैन ऑफ करण जौहर। लेकिन करण जौहर ने जिस तरीके से इंग्लिश में कुछ सेशंस लाइक कॉफी विद करण का ये कुछ शोज या कुछ कंपेयरिंग की है, और जो कॉमनली यूज उनकी लैंग्वेज के शब्द हैं, वो शब्दों ने बार बार हैमरिंग करके हमारे दिमाग में अच्छा खासा घर बना लिया है। इसीलिए लास्ट टाइम जैसे थरूरियन वर्ड्स थे, शशि थरूर वर्ड्स थे, इस बार हम लेंगे केजो वर्ड्स, द करण जौहर वर्ड्स। ठीक है? एंड द फर्स्ट वेरी कॉमन वर्ड जिसकी वजह से हाइपोथेसिस क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है, ये हमको पता चला, एंड दैट वर्ड इज कंजेक्चर। कंजेक्चर, an opinion formed on the basis of incomplete information. So if you can see in Bollywood, there's a conjecture that very soon Alia Bhatt and Ranbir Kapoor will be getting married. क्योंकि एक conjecture है, एक सिर्फ assumption है, ऐसा कोई उन्होंने अपनी मैरिज अनाउंस की नहीं है या कुछ ऐसा उन्होंने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की नहीं है. सो दिस इज जस्ट अ कंजेक्चर दैट इन बॉलीवुड we can find a conjecture going on that very soon Alia Bhatt and Ranbir Kapoor will be getting married. So this is just a conjecture, something which we call as assumption, something which is not based on clear proof. Clear? Next, let's go for the next word. The word is celluloid. Celluloid को भी करण जौहर ने इतनी बार यूज किया है और जिसका सिंपल मीनिंग है it's a kind of a plastic also, but करण जौहर ने यूज किया है तो इसका मतलब related to cinema है. Cinema, yes, celluloid. For example, if you can see the appearance of Rani Mukherjee on celluloid for the first time was through the movie Kuch Kuch Hota Hai. So the first appearance of Rani Mukherjee on celluloid was with the movie Kuch Kuch Hota Hai. I mean to say the well-known celluloid. Because शायद उसके पहले भी उन्होंने कुछ movies किए जो इतने hit नहीं, flop गए हैं. So Rani Mukherjee का officially या hit appearance first time on the celluloid कब लिया गया है? Through the movie Kuch Kuch Hota Hai. Celluloid is cinema. Next, the next word is nepotism. Okay, the word nepotism को फेमस करने में मैंने कहूंगी घरों घर पहुंचाने में कंगना रनौत का बहुत बड़ा हाथ है. Nepotism is nothing but favoritism, जहां पे कोई इंसान अपने किसी फैमिली मेंबर को प्रायोरिटी देता है टैलेंट के ऊपर. एंड सुशांत सिंह राजपूत has been a person who has suffered this word a lot. Nepotism, favoritism. Clear? Next, genre. Genre is your particular style, model. For example, अगर आप सुधा मूर्ति जी की किताबें पढ़ते हैं और बहुत सारी पढ़ चुकी हैं आपने, तो the books that Mrs. Murthy generally writes come from a very simple genre.
ओके, अ जॉनर दैट कनेक्ट्स टू अ कॉमन मैन, अ स्टाइल, ठीक है ना। सी, कंजेक्चर नाउन है, सेलुलाइड नाउन है, नेपोटिज्म नाउन है, जॉनर नाउन है, जॉनर इज अ स्टाइल, अ मॉडल। ओके, सो जनरली ये बुक्स से रिलेटेड हो सकता है, फिल्म से रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यश चोपड़ा मूवीज आर जनरली कमिंग अप और आर जनरली रिलेटेड टू रोमांटिक जॉनर। यश चोपड़ा के मूवीज वही होते हैं, सो रोमांटिक जॉनर यू कैन से। For example, many of the Priyadarshan movies come from a genre of comedy, right? That's way. Next, conundrum. Conundrum is a problem that is difficult to handle. The government is facing right now the conundrum of farmers' protest. The government right now is facing the conundrum of farmers' protest. ऐसा सिचुएशन, ऐसा प्रॉब्लम जो थोड़ा ट्रिकी है, जो हैंडल करने में मुश्किल जा रहा है, दैट्स कॉनंड्रम। इट्स अगेन ए नाउन। एंड द लास्ट, मैंने आज एक मुहावरा लिया है, इडियम लिया है, बेयर द ब्रंट ऑफ। ये भी करण जौहर ने बहुत बार यूज किया है। बेयर द ब्रंट ऑफ इज टू सफर अ लॉट। यस, किसी और की गलती की वजह से अगर आप सफर हो रहे हैं, दैट इज बेयरिंग द ब्रंट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली ये कहाँ यूज किया है, स्टिल रिमेंबर, इट मस्ट बी सीजन 1 और सीजन 2 ऑफ कॉफी विद करण, व्हेन आई यूज्ड टू वॉच दैट सीरियल। उसमें जब करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की एंगेजमेंट टूट गई थी, right? So Kareena Kapoor said that I actually bore the brunt of the relationship that broke of Karishma Kapoor and Abhishek Bachchan. So bearing the brunt is, you are suffering the worst part of whatever has happened, right? So with this COVID-19 pandemic and the lockdown, a common man is bearing the brunt of this pandemic as well as the lockdown. Okay, a common man is bearing the brunt of this pandemic as well as the lockdown. Clear? Chali. Now let's proceed with the next part. Grammar. Students, मैंने कोशिश की है कि मैं एडवांस ग्रामर तो ले ही रही थी, बट एडवांस ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स जो बैंकिंग के मेंस एग्जाम से कनेक्ट होते हैं। The first is the article use of the. The का जो यूज है आर्टिकल का, स्टूडेंट्स, आप उसको जनरली कहां करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में। आई होप यू नो, शी इज द बेस्ट, शी इज द मोस्ट वांटेड, शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, तो जनरली द का यूज कौन सी डिग्री के लिए आता है? सुपरलेटिव के आगे आता है। परंतु 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 द को आप कंपैरेटिव के आगे भी यूज करते हो, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि आगे दैन नहीं आना चाहिए। जैसे कि शी इज बेटर दैन राहुल, करेक्ट इंग्लिश, शी इज बेटर दैन राहुल, लेकिन अगर आपने बेटर के आगे द लगा दिया तो दैन नहीं चाहिए। जैसे कि शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, मतलब द कंपैरेटिव के आगे आया तो दैन नहीं आता है वाक्य में। द कंपैरेटिव के आगे आया तो दैन वाक्य में नहीं आता है, ऑफ द टू आना चाहिए, बिकॉज कंपैरेटिव डिग्री तभी यूज होती है जब कंपैरिजन दो लोगों के बीच हो। ठीक है, नेक्स्ट, जनरली नेम्स ऑफ मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जब आप डेली लैंग्वेज में यूज करते हो तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगते। हाँ, लेकिन कोई स्पेसिफिक है, जैसे द लास्ट सपर, कोई स्पेसिफिक मील है, कोई स्पेसिफिक डिनर है, कोई स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट है, तो वहां कोई आर्टिकल लगेगा। ठीक है, दैट टू द। आई हैड द लंच, इट्स इनकरेक्ट, आई हैड लंच। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के आगे जनरली फूड मील्स के आगे आर्टिकल्स नहीं लगते, एक्सेप्ट कुछ अगर पर्टिकुलर या स्पेसिफिक है तो। आई हैव बीन इनवाइटेड फॉर द डिनर बाय मिस्टर स्मिथ। अभी मिस्टर स्मिथ का डिनर स्पेशल है, पर्टिकुलर है, वो कभी कभार होता है तो चलेगा, बट आई एम गोइंग फॉर डिनर, इट मीन्स यू आर गोइंग टू योर होम फॉर डिनर। द पॉजिटिव एडजेक्टिव रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, इसका मतलब क्या? सिंपल में बताती हूं लैंग्वेज में। I want to help the poor people, wrong English, I want to help the poor, the poor बोला तो poor people है। जब आपने the अगर किसी स्पेसिफिक चीज के आगे लगा दिया, the poor means poor people। Government should do
और गवर्नमेंट शुड टेक सम मेजर्स फॉर द ब्लाइंड. द ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड पीपल. Government should help the needy. The needy मतलब needy people. So you don't need to write the needy people, the blind people, the poor people, the rich people. वहां people को हटा दो. The rich, the poor, the needy मतलब ही पूरा क्लास हो गया वो. ठीक है. सो याद रहेंगे आज के 3 रूल. सबसे पहला क्या कि अगर कंपेरेटिव के आगे द आया तो आगे दैन नहीं आता है. फर्स्ट. सेकेंड, जनरली नेम्स ऑफ मील्स जैसे कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इसके आगे द नहीं लगता है जब तक वो कोई स्पेसिफिक ना हो. और तीसरा, जब आप एक क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के लिए आगे द लगा रहे हो तो इसका मतलब यू डोंट हैव टू से पीपल. द पुअर मींस पुअर पीपल, द रिच मींस रिच पीपल, द नीडी मींस नीडी पीपल, द ब्लाइंड मींस ब्लाइंड पीपल. ओके ओके. The most common things which you need to avoid, basically इसको solecisms का भी part में बनाने वाली हूँ. The most common grammatical errors which you can avoid. The first is she is married with a dentist. No, she is married to a dentist. You are generally married to somebody. You are generally, for example, Deepika Padukone is married to Ranveer Singh. Deepika Padukone is not married with Ranveer Singh. ठीक है. फर्स्ट. तो फिर मैम मैरिड विथ, क्या ये फ्रेज गलत है? नहीं, ये फ्रेज गलत नहीं है. ये जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए पर्सोनिफिकेशन जब आप स्पीच में डाल रहे हो तब यूज होता है. या फिर मैरिड विथ चिल्ड्रन बोला जाता है अगर बच्चों के साथ शादी हुई है, मतलब किसी को ऑलरेडी बच्चे हैं और फिर उसने शादी की तो मैरिड विथ चिल्ड्रन ऐसा आता है. बट जनरली व्हेन यू आर मैरिंग अ पर्सन यू आर मैरिड टू अ पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट, लुक फॉरवर्ड टू. कभी भी याद रखना ये जो वर्ड है लुक फॉरवर्ड, इसके आगे आईएनजी फॉर्म आता है. आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. लुक फॉरवर्ड के आगे आईएनजी फॉर्म आएगा. लुक फॉरवर्ड टू अपने आगे हमेशा जिरंड फॉर्म लेता है, आईएनजी फॉर्म लेता है. लुक फॉरवर्ड टू. आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. I am looking forward to meeting you. ऐसा भी बोला तो करेक्ट है. I am looking forward to meeting you is also correct. क्लियर. लुक फॉरवर्ड के आगे हमेशा क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म आएगा. रामू मेड अ केक विथ हिज ओन हैंड्स फॉर रोहन. रामू मेड अ केक फॉर रोहन. नाउ जनरली इफ यू हैव स्टडीड फिगर्स ऑफ स्पीच, उसमें एक टॉटोलॉजी बोल के फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें रेपिटेशन, रिडंडेंसी, सुपरफ्लुअस स्पीच का यूज नहीं करना चाहिए. जैसे कि रामू ने रोहन के लिए केक बनाया. अब आप इतना बोल दिया तो सफिशिएंट है ना कि रामू ने रोहन के लिए केक बनाया. व्हाई यू नीड टू स्ट्रेस ऑन रामू ने रोहन के लिए अपने हाथों से केक बनाया? So this is called as a figure of speech wherein you are trying to use same, when you are trying to use words to express the same activity again and again. तो generally इसको avoid करना चाहिए. ठीक है. एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम amid, among और between में क्या फर्क है? Okay, now listen. Amid और among prepositions है. amid and among prepositions है. amid का मतलब होता है in the middle of something या surrounded by something. among का भी मतलब होता है surrounded by something. बट दोनों का यूसेज अलग है. यूसेज कैसे अलग है? amid को हम यूज करते हैं for uncountable nouns, ऐसे nouns जिसको आप गिन नहीं सकते. amid the noises in the class I went to take the session. Amid the clamor going on, I went for the lecture. Amid यानी uncountable noun के साथ यूज होगा जिसको आप गिन नहीं सकते. Among यूज होता है countable nouns के साथ. Among the people, among the students, among the girls, among the boys, among the pens. Countable noun के साथ among, uncountable noun के साथ amid. दोनों prepositions हैं. Between दो लोगों के लिए. ठीक है. इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एडवर्ब. बिटवीन एडवर्ब का भी काम करता है. प्रेपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है. ये दोनों लेकिन प्रेपोजिशंस है. ओके, द लास्ट पार्ट एंड दैट इज द पार्ट ऑफ मोटिवेशन. मैम एवेंजर्स, यस एवेंजर्स क्यों? स्टूडेंट्स एक चीज बहुत सिंपल मैं बताना चाहती हूं, कभी भी याद रखो लाइफ में. जब हम टूट जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि फेलियर ही मेरी किस्मत में लिखा है, हर कदम पे ऐसा लगता है कि सिर्फ फेलियर ही है,
और एक डर बैठ जाता है। सक्सेस अगर कॉन्फिडेंस देता है तो फेलियर फियर देता है। सक्सेस अगर कॉन्फिडेंस देता है, एक बार अगर आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आ जाए तो धड़ाधड़ सारे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि सक्सेस क्या देता है? कॉन्फिडेंस। फेलियर भी आपको कुछ देता है। फेलियर आपको देता है डर, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा। फेलियर आपको देता है सेल्फ डाउट, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मेरे अंदर ये कैपेसिटी है। जब इंसान सेल्फ डाउट का, डर का शिकार हो जाता है तो कैसे निकलना चाहिए? एवेंजर बनके क्या करें? आयरन मैन की मूवी देखिए, हम निकल जाएंगे बाहर। आपको अपना खुद एवेंजर बनना है। इसका मतलब यह स्टूडेंट्स, अब तक लाइफ में कुछ तो ऐसा किया होगा जो सच में प्रेज के लायक है, कुछ तो ऐसा हासिल किया होगा जो सच में लगता है कि यार मैंने कर दिखाया है, दिस वॉज रियली इम्पॉसिबल। उस मोमेंट्स को याद करो। जब तुम डिप्रेस हो जाते हो, जब तुम डाउन हो जाते हो, अकेले में बैठो, पेन पेपर लो और उन मोमेंट्स को याद करो जहां पे तुम सबसे ज्यादा पास्ट में टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, और वो प्रॉब्लम से तुम कैसे बाहर निकले। उस मोमेंट को याद करो स्टूडेंट्स। तुमने कभी ना कभी तो लाइफ में कोई चीज हासिल की होगी, भले ही वो छोटी हो। तुमने कभी ना कभी तो लाइफ में कोई चीज जीती होगी, भले ही वो छोटी हो। उसको याद करो। एंड दैट इज व्हाट आई से, बी योर ओन एवेंजर। स्टूडेंट्स कभी भी याद रखो, सक्सेस के साथ, सक्सेसफुल इंसान के साथ पूरी दुनिया खड़े होती है, लेकिन फेलियर जो होता है ना, उसकी परछाई भी उसका पीछा छोड़ देती है। तो तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हें कौन निकालेगा उस फेलियर के जोन से? उस फेलियर के जोन से तुम खुद निकालोगे। स्टूडेंट्स अगेन आई से, तुम्हें खुद अपना एवेंजर बनना है। तुम्हें वो बातें ढूंढ निकालनी है जो तुमने अपने पास्ट में सक्सेस करके दिखाया है, जो तुमको लगता था कि ये चीज इम्पॉसिबल थी बट तुमने पॉसिबल कर दिखाया है। तुमको वो चीजों को ढूंढ निकालना है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। प्लीज लिसन केयरफुली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, एक बड़ा ग्राउंड है। जस्ट इमेजिन एक ट्रक खड़ा है, पूरा फुल्ली लोडेड ट्रक, इतना शुगर केन है उसके अंदर, फुल्ली लोडेड ट्रक है, खड़ा हुआ है, ठीक है। और एक छोटा सा रिक्शा खड़ा हुआ है, ठीक है। एक ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ है, एक फुली लोडेड ट्रक खड़ा हुआ है। अगर आई एम सेइंग लिसन, एक ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ है जिसमें भी कुछ सामान है, और एक फुली लोडेड ट्रक खड़ा हुआ है, फुली लोडेड ट्रक, और ऑटो रिक्शा खड़ा है जिसमें कुछ सामान है। अभी मैं थोड़ा सा इस स्टोरी को इमेजिनेटिव स्टोरी बना रही हूं, समझो। रिक्शा सोचता है, अरे यार ये ट्रक कितना अच्छा है ना, जहां भी जाता है लोग हट जाते हैं, कितना ज्यादा ये सामान उठा सकता है, और मैं देखो कैसा हूं। ट्रक सोचता है, अरे यार ये रिक्शा कितना अच्छा है ना, इसको ज्यादा बोझ का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, किधर भी से निकल जाता है, इसको स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। स्टूडेंट्स कभी भी ना हम अपने ऊपर आने वाले बोझ के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हम अपनी इंजन कैपेसिटी के बारे में कभी सोचते नहीं। मतलब ट्रक रिक्शा से अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहा है, जबकि ट्रक की इंजन कैपेसिटी 100 टाइम्स ऑटो रिक्शा से ज्यादा है। व्हाट आई मीन टू से स्टूडेंट्स, तुमको अगर स्ट्रेस ज्यादा है, इसका मतलब तुम्हारी इंजन कैपेसिटी उस स्ट्रेस को झेलने की ऑलरेडी है। गेटिंग व्हाट आई मीन टू से स्टूडेंट्स, मुझे घर का टेंशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फेलियर है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये स्ट्रेस झेलने की तुम्हारी कैपेसिटी है। तुम अपनी इंजन कैपेसिटी पे फोकस करो, अपने बोझ पे नहीं, अपने स्ट्रेस पे नहीं, अपने वजन पे नहीं। तुम ट्रक हो, रिक्शे को देखकर इंप्रेस मत हो। फोकस मोर ऑन योर इंजन कैपेसिटी। फोकस दैट ऑलमाइटी हैज गिवन यू अ ह्यूज कैपेसिटी, उसको एक्सप्लोर करने का सोचो। मेरे पीछे 1760 टेंशन है, ये मत बोलो। इन टेंशन को मैं लड़ सकता हूं, इतनी कैपेसिटी है, ये सोचो। क्लियर? So the message that I want to convey today, students, be your own avenger. अपनी लड़ाई है, खुद लड़नी है, कोई नहीं आएगा। फेल हुए हो, जल्दी गिर के उठना है, उठकर उस रास्ते की तरफ बढ़ना है जो रास्ते पे तुम्हें सक्सेस मिलेगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? और एक चीज याद रखना, अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं तो दुनिया क्या तुम पे विश्वास करेगी? जंग पहले यहां जीती जाती है, बाद में हम मैदान में और एग्जाम में उतरते हैं। क्लियर? सो यू हैव टू बी योर विनर हियर।
अपनी नजरों में मत हारो। क्लियर? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ इंट्रोस्पेक्टिव वीकेंड। ओके, थैंक यू।